अस्सलाम वालेकुम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आज की ख़ास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार आसमा शिराजी। बहुत शुक्रिया आसमा, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त तमाम नज़रें हुकूमत की तरफ हैं जो कि मिनी बजट लाने का ऐलान कर चुकी है और 21 फरवरी की अब तारीख मुकर्रर हो चुकी है। कौमी असम्बली में कहा जा रहा है कि पहले ऑर्डिनेंस की ऊपर गौर हो रहा था लाने का, मगर अब कौमी असम्बली में बिल की सूरत में मिनी बजट लाया जाएगा। ईवान सदर में भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की तसलसल से मुलाकातें होती रही हैं और कुछ खबरें ऐसी थी कि ईवान सदर से मुज़ाहमत की जा रही है कि ऑर्डिनेंस की शक्ल में मिनी बजट ना लाया जाए, पार्लियामेंट में इसको लाया जाए, कौमी असम्बली के सामने लाया जाए। उससे सवाल ये पैदा हो रहा था कि पार्लियामेंट और कौमी असम्बली में लाने का मतलब फिर क्या है? क्या PTI के जो जिन अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से मनसूख हो गए और उनको बहाल किया गया, क्या वो भी इस पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या अपोजिशन लीडर की भी नई तकर्री होगी, फिर दूसरे मुतालबात PTI के? तो 21 फरवरी की तारीख तो मुकर्रर हो गई है कौमी असम्बली के इजलास की, और मगर वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है और हुकूमत की तरफ से एक किस्म का एग्रीमेंट जो है वो मेमोरेंडम भी भेज दिया गया है एग्रीमेंट का वापस IMF को, और अब गेंद टेक्निकली IMF की कोर्ट में है। आपको क्या लग रहा है कि PTI का क्या रद्द अमल होगा आसमा? क्या सदर ममलिकत फौरी तौर पे इस कौमी असम्बली की तरफ से बजट की मंजूरी के बाद अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे या कोई फिर भी मज़ाहमत रहेगी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मती साहब और क़य्यूम सिद्दीकी साहब। देखिए, ये बड़ी एक गैर मामूली सी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मामूली यूं कि इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए इस वक्त को और इस जो टाइमिंग है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त लोएस्ट रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और पाकिस्तान को अर्जेंटली जो है वो इस डील की ज़रूरत है जो कि IMF के साथ करनी है। उस डील के लिए IMF की शराइत हैं, उसके लिए 170 अरब डॉलर का जो टैक्सेस का पैकेज है वो है जो कि मिनी बजट की सूरत में है और वो मंजूर कराना है। एक तरफ आपके पास यानी आप बिल्कुल पुले सरात पे हैं इस वक्त, एक आपके पास वक्त बिल्कुल कम है बल्कि ना होने के बराबर है कि आपके कम तरीन ज़खायर हैं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने आज ये कह दिया कि आप पार्लियामान में वापस चाहिए। देखिए, 72 ऑर्डिनेंसेस जो है पिछले 4 साल में सदर मुमलिकत ने पास किए हैं और ये मेरा ख्याल है हाईएस्ट नंबर्स में से एक नंबर है। यानी कोई किसी भी सदर की जानिब से ऑर्डिनेंस इतनी बड़ी तादाद में पास करना जो है वो हमने देखा कि सदर अलवी साहब ने ही किया। और और इसमें फिर एक मिनी बजट का ऑर्डिनेंस भी था जो जी अगस्त 2022 का 70 अरब जी रुपए के जायद टैक्स लगे जी थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जी पत्ती तो कसी जाती रही है। बिल्कुल। और उस सूरत में आप देखिए कि ऐसे सूरत में जो पाकिस्तान को इसकी जरूरत है, सदर मुमलिकत ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि हमारे जो जराए हैं, बल्कि आपको भी पता होगा इस दौरान इमरान खान साहब से भी राब्ता किया गया और उनके कहने के ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत ने ये स्टेप लिया कि ऑर्डिनेंस इनकार किया और फिर उसके बाद वो कराची रवाना हो गए। अगले 4 दिन वो जो सुनने में आ रहा है इत्तलात में कि अगले 4 दिन जो है वो कराची में ही रहेंगे और ज्वाइंट सेशन जो है वो नहीं, उसके दौरान ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो फिर जाहिर है कि उसमें अगर उसमें ये मिनी बजट जो है वो पास नहीं हो सकता। तो एक टाइम गेनिंग टैक्टिक है, एक वक्त के हुसूल के लिए एक गैर जरूरी ताखीर जो है उसका सामना हमें देखने को मिल मगर रहा है। आसमा, इससे ये लग रहा है कि ये सियासत बचाई जा रही है, रियासत नहीं बचाई जा रही। और ज्यादा बड़ी अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ। काबीना का अभी का फैसला है कि अब ऑर्डिनेंस के जरिए बजट नहीं लाएंगे और ये कौमी असम्बली का इजलास जो 21 फरवरी को बुलाया गया है उसमें इसको लाया जाएगा। तो लगता है कि कुछ मामला तय हो गए हैं और इसकी वजह कि हुकूमत का प्रेशर तो नहीं है, और ख़ासतौर पर शौकत तरीन साहब को अब जो हथकड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर PTI की तरफ से ज़्यादा मुज़ाहमत की गई तो शौकत तरीन साहब पे जो मुकदमा बना है, उन पे इल्ज़ाम है गद्दारी का, और FIA ने भी मुकदमा दर्ज किया है कि वो वरगला रहे थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को कि IMF की कंडीशंस के मुताबिक फ़ैसले ना किए जाएं। तो कहीं वो शौकत तरीन का प्रेशर भी है PTI पे या सदर आरिफ अलवी पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे लगता है कोई बारगेनिंग हो रही है कहीं ना कहीं पे इंतखाबात की तारीख के लिए, या फिर शौकत तरीन साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, या PTI के जो कुछ उनकी शराइत हैं उसको मनवाने के लिए कहीं ना कोई बारगेनिंग जरूर है। और इसमें PDM हुकूमत भी जो है वो देखिए उनको भी बहुत सारी चीजों को सोच के चलना चाहिए। अभी अगर इलेक्शन, ये भी
मिनी बजट जो है इसके अंदर पेश करेंगे, उसके बाद फिर मामला सदर साहब के पास जाएगा, और सदर साहब के पास जाने का मतलब ये है कि वो वापस भी भेज सकते हैं, और वापस भेजेंगे तो फिर और ताखीर हो जाएगी, जबकि आपके पास मेरा ख्याल है इतना वक्त मौजूद नहीं है बतौर रियासत। तो रियासत इस वक्त जो है उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है तहरीक इंसाफ। ऐसा क्यों कर रही है? ये इससे मेरा ख्याल है मैं और आप और सब लोग जो है वो शायद अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे होंगे, या शायद उनको इसका अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तान के मफादात को किस हद तक ठेस पहुंचती है। लेकिन अगर कोई बरगलाने बगावत और गद्दारी का मुकदमा इस सूरत में होगा तो फिर मैं और आप कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर करना क्या चाहिए? यानी एक तरफ जो है वो अपने आखिरी इख्तियार को इस्तेमाल किया जा रहा है कि रियासत जो है उसको घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए, और दूसरी जानिब जो है वो आपका आइन है जो कि सुप्रीम है, और वो ये कहता है कि आप इस तरह के मामला जो है इनको इस तरह डील नहीं कर सकते, और हम आप ही कहते हैं कि ये बगावत नहीं होनी चाहिए, ये मुकदमे नहीं होने चाहिए। तो एक अजीब सी खिचड़ी है, एक अजीब सी एक बंद गली में पाकिस्तान की रियासत खड़ी है। मैं सियासत नहीं कहती, रियासत बंद गली में इस वक्त खड़ी है। ठीक है, कयूम से आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, मतीला जहां सब के बगावत के मुकदमे उस तरह से बनने चाहिए जैसे पीछे बने थे, लेकिन अगर शौकत तरीन साहब का केस देखें ना तो ये तो बड़ा फिट केस है कि आप बाकायदा तौर के ऊपर रियासत के हवाले से क्या कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं। मतलब अगर शौकत तरीन साहब के ऊपर ये बनता है ना तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ फिट केस। सिर्फ शौकत तरीन साहब के कंडक्ट के हवाले से देख रहे हैं ना, बात करें। अब उसके बाद ये कड़ियां कहां जाती हैं कोई पता नहीं, अभी तो कल का दिन भी आना है। कल भी कोई बहुत सारी अदालती फ्रंट के ऊपर कोई पेशरफ्त हो सकती हैं। वो क्या है, थोड़ा सा वो बता दें। इमरान खान के हवाले से जी हाँ, मैं उसी तरफ इशारा है। एक तो वो इमरान खान साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट के अंदर वो जमानत के ऊपर है, और कल भी मेरा ख्याल उनकी पेशी है इसी जमानत के हवाले से, उसकी कंफर्मेशन के हवाले से या उसकी एक्सटेंशन के हवाले से। और पीटीआई ही ने एक दरखास्त दाखिल की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि उनको वीडियो लिंक के ऊपर पेश होने की इजाजत दी जाए, तो उसके ऊपर एतराजात लगे। उसकी 12 बजे समात है, और ये सुबह इन दोनों के अगर इजाजत ना मिली तो फिर तो मतलब है कि वो एक और बात होगी। कल का दिन भी इस हवाले से बहुत अहम है, देखते हैं कि उसमें अदालतें क्या फैसला करती हैं। मैं क्विकली एक आफ्ताब इकबाल साहब का मैं एक शॉर्ट सुनाना चाह रहा हूँ कि जब रियासत पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ नबर्द आजमा है, तो अदालती महाज पे जो कुछ हो रहा है वो भी हमें सामने नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ एक और महाज है, वो महाज है हमारे माजी का, और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से रोजाना नित नए इंकशाफात आते हैं। मैं आपको और आसमा को जरा, आफ्ताब इकबाल एक बड़े ही फेमस एंकर हैं और टेलीविजन के, उन्होंने कुछ दावे किए हैं, वो सुनाने चाहता हूँ और फिर आसमा से इसकी राय लेते हैं। बाजवा साहब का फोन आया, नहायत सीख बात है, आग बगोला। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है, और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें, तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली जोर देते हुए कहा कि मैं खुद करता था, फैज को भी नहीं पता, फैज को भी नहीं, जैसे एकदम जैसे कहते हैं ना, फैज को सिक्योर करते हुए मैंने महसूस किया, या मेरे अंदर के सो कॉल्ड घाघ सहाफी ने ये महसूस कर लिया कि ये फैज साहब को बचाने के चक्कर में है या ओनस सारा अपने ऊपर लेने के उसमें। आसमा, ये हमारी सियासी तारीख में और सिविल मिलिट्री हिस्ट्री में एक नया लो है जिसको कहते हैं कि आर्मी चीफ, अगर वाकई ये बात दुरुस्त है आफ्ताब इकबाल की, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पे सवाल रहता है, कि एक आर्मी चीफ कह रहा है कि जब वजीर आजम मेरे पास आता था या इवन कोई पॉलिटिशियन आता था तो वो उसको टेप करते थे उसकी आवाज। मतलब क्या आर्मी चीफ का ये लेवल है? और अब तो बिल्कुल साबित हो गया कि शायद जनरल बाजवा साहब सठिया गए हैं, और अगर सिर्फ सठियाए जाते तो शायद कोई मसला नहीं था, ये 64 आ गए, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद अब 64 साल के ऊपर वो रिटायर हुए। तो आप क्या कहेंगे इस तरह के इंकशाफात के ऊपर? इसके हुकूमत का क्या फर्ज बनता है? देखिए, ये कोई बहुत अच्छी बात तो जाहिर है बिल्कुल नहीं है, और आर्मी चीफ को तो बिल्कुल भी जेब नहीं देती। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि एक ब्रीफिंग में जनरल बाजवा जो हैं, उन्होंने उनसे एक सहाफी ने जब बात की और उन्होंने कहा जी आप तो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी रिटायर होके भी मैं 1.25 लाख का हूँ। तो
तो जाहिर है कि उनको इसका मतलब ये है कि जब बाजवा को ये पता था कि ये सारी चीजें बाद में हो सकती हैं, और उसके उनके तैयारी भी उन्होंने की थी। देखिए जिस तरह का ये होता रहा पाकिस्तान के अंदर पिछले कम से कम 5 साल के अंदर, जो एक या 6 साल के अंदर जो ड्रामा 2016 के बाद हुआ है, या जो हाइब्रिड रिजीम तैयार किया गया, इसमें हर कोई दूसरे के एक सफे के ऊपर था, लेकिन हर कोई दूसरे के खिलाफ भी काम कर रहा था। कुछ टेपें यहाँ चली गई, कुछ टेपें वहां चली गई, और ये सारा कारोबार जो है ये टेपों के ऊपर बनाया गया था, ये वीडियोस के ऊपर सजाया गया था। अब वही जो है एक दूसरे के बीच चौराहे में आके वो हंडिया फोड़ रहे हैं। कोई उस पूरी हाइब्रिड रिजीम की कहानी किसी और तरह से बयान करता है, कोई जो है वो किसी और से बयान करता है। लेकिन ये सब बातें जो कि उस दौर में आप जैसे सहाफी करते थे, क़ुयूम सिद्दीकी साहब करते थे, हम ये बात करते थे, उन सब की तस्दीक वो खुद कर रहे हैं। ये बहुत ही अलमिये की बात है। तो इसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए आसमा? किसको? सॉरी, इतने बड़े इंकशाफात के बाद क्या हुकूमत को सिर्फ जो है शादियाने बजाने चाहिए कि इतने बड़े इंकशाफात हो रहे हैं इमरान खान के बारे में? क्या कोई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कुछ? ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत आज अपने इक़्तिदार में आने के कुछ 6, 8, 9, 11 महीनों के बाद जो है अली वजीर को जमानत पे रिहाई मिली है, जमानतें मिल गई, रिहाई आज मिली है। इस हुकूमत के इख्तियार में क्या है? और ना ही इन्होंने अपना कोई इस तरह का इख्तियार इस्तेमाल किया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें जो हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक एक्शन जरूर लेने चाहिए। आपके ख्याल में आज भी कोई सुपर किंग मौजूद है? मैं तो ये इस पे कोई तस्दीक के साथ बात नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये खुद बताइए, सुपर किंग के बगैर पाकिस्तान कभी चला है? क़य्यूम साहब, जनरल बाजवा के बारे में ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े शौकीन मजाज थे। मेरा मतलब है कि सहाफियों से बातें करने के लिए बड़ा शौक रखते थे वो, और 6-6, 7-7 घंटे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगुओं की खबरें हम तक पहुंचती थी कि भाई 20-25 एंकरों को बुला के और उनके साथ टॉक शो करते थे और बड़े फख्र से बात करते थे। और फिर पिछले दिनों खबर आई कि अब तो जावेद चौधरी भी उनका फोन नहीं उठाते। तो ये शौक तो पहले से था मीडिया के साथ। इकबाल, आफ्ताब इकबाल जो इन्होंने इसी व्लॉग के अंदर ये बात की है, और उसमें इन्हीं ने कहा था कि वो मैंने जावेद चौधरी को कन्फ्रंट किया कि बाजवा साहब तो कहते हैं कि 15 मिनट से ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं हुई उसकी। तो उसके बाद कहते हैं कि मैंने फिर बाजवा साहब से रब्ता किया, और फिर बाजवा साहब ने जो है वो अपनी अहलिया से कंफर्म से पूछने के बाद बताया कि नहीं वो 15 मिनट नहीं, आपकी कम से कम 1.25 घंटा या 1.5 घंटा जावेद चौधरी से मुलाकात हुई थी। अच्छा। तो वो कहते हैं कि वो बाजवा साहब का ये मौकफ है कहने का कि इतनी देर मुलाकात हुई थी, वो आए थे कि जी मैं आपकी सवाने उम्री लिखना चाहता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं लिखना चाहता, ये है वो है। तो उसके ऊपर ये बातें भी इन्होंने की हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था 15 मिनट की मुलाकात हुई है, जावेद चौधरी कहते हैं कि नहीं जी 5-6 घंटे की मुलाकात हुई है। तो उस पे जो है ना ये भी इन्हीं के ही व्लॉग के अंदर जो है वो सारी सूरत हाल है। मगर तो मैं जितने जावेद चौधरी क्रेडिबल हैं उतने आफ्ताब इकबाल भी हैं, मैं क्या कह सकता हूँ बराबर के। वैसे तो जनरल बाजवा साहब, जावेद चौधरी, आफ्ताब इकबाल माशाल्लाह बराबर की चोटें हैं तीनों, रिटायरमेंट के बाद खास तौर पे। तो आसमा, आप सवाल ये बनता है कि इस तमाम सूरत हाल में क्या इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे भी तो सुपर किंग तो सुपर किंग ही रहेगा, क्या फायदा? देखिए इलेक्शन तो होने चाहिए अगर देखा जाए आइन के मुताबिक, और उसमें लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक, लेकिन अगर इलेक्शन के बाद भी मसले हल नहीं होते, बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? मसलन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ आपसे बात करने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी साथ बैठने को तैयार नहीं है। अगर सियासी जमातें आपस में नहीं बैठेंगी तो ये जो सारे मसले हैं इनका हल क्या होगा? क्या मिनी बजट के मौके के ऊपर कभी किसी ऑडियो का आ जाना, कभी सदर साहब का इनकार कर देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या निकलता है? और अगर इन सारे मसलों को बैठ के हल नहीं किया जाएगा तो फिर रियासत जो है वो बंद गली में जाएगी, और बंद गली में जाएगी तो उसके पास क्या राह निकल जाएगा? फिर उसके बाद सियासी जमातों के पास क्या चारा होगा कि वो आइन की, जमहूरियत की, आइन बचाओ तहरीकों की वो बात करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े क्रूशल मोमेंट्स हैं, इसके ऊपर हुकूमत को भी आगे बढ़ना चाहिए, और इमरान खान साहब को बाज़ाब्ता गुफ्तगू की दावत देनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। आसमा, इस सिचुएशन के अंदर तो सभी गंदे नहीं हो रहे। सॉरी, आपकी आवाज कट गई है जी। मैंने कहा कि ये तो आप ऐसी सूरत हाल जो हमारे इस वक्त दरपेश है, इसमें तो हर शख्स ही गंदा हो रहा है, मतलब पॉलिटिशियन भी, सुपर किंग भी, और अपोजिशन भी। नहीं क़ुयूम साहब, ये इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन गंदे नहीं हो रहे, पूरा निजाम गंदा हो रहा है,
पूरी जमहूरियत गंदी हो रही है, पूरी रियासत गंदी हो रही है। तो ये तो मसला तो ये कि रियासत बंद गली में है। क्या हम किसी इकोनॉमिक मेल्टडाउन को इस वक्त बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या आवाम के जो मसाइल हैं वो क्या पॉलिटिकल जो इनके खेल हैं कि मैं नया खेल खेलूंगा, उधर से खेला जाए इधर से खेला जाए, उसका मुतहम्मिल हो सकता है? जी, नहीं हो सकता ये ना। बहुत आम एक सवाल है। कयूम सदीकी और आसमा, आपका बहुत शुक्रिया साफी प्रोग्राम में आने के इमरान लिए। खान साहब मगर जो है अब वो देखना ये कयूम साहब के इलेक्शन की तारीख पहले आती है या IMF की किस्त पहले आती है, क्योंकि ये बड़ा ही एक क्रूशल पॉइंट है। अगर इलेक्शन की तारीख पहले नहीं आ सकती, मैं समझता हूँ, जब तक और अगर IMF की किस्त ना आई तो फिर क्या होगा? IMF की किस्त ना आई तो फिर इलेक्शन की तारीख अगर आ भी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह खैर ही करे। हम आगे चलते हैं और हमारे साथ रहेंगे कयूम सिद्दीकी। और गवर्नर की इलेक्शन कमीशन से मुलाकातों का क्या हुआ, कितनी उन नतीजा खेज रही, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे रखा है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन ख़त्म होने से पहले नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, उसके लिए गवर्नर से मुशावरत की जाए। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर से एक ऐसी ही दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया है। कयूम सदीकी साहब, पिछले सेगमेंट में हमने देखा जो कुछ भी ऐवान सदर कर रहा है, मेरे ख्याल में इलेक्शंस जो तारीख ऐलान नहीं कर रही है हुकूमत, तो ऐवान सदर भी जैसे हमने कहा जमान पार्क बना हुआ है। तो एक तरफ मिनी बजट की हंगामी सूरत हाल है, IMF को जवाब देना है, और इस हंगामी सूरत हाल को बज़ाहिर सदर आरिफ अलवी इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन पे, गवर्नर्स पे कि वो नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो ये नए इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म था उस पर तो बज़ाहिर अमल हो गया है, और आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज की जो खबर है, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर का मुलाकात बेनतीजा रहा है, और जो एलामिया मैं पढ़ देता हूँ उसके मुताबिक गवर्नर बलीगुर रहमान ने, ये इलेक्शन कमीशन का एलामिया है, गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली इंतखाबात की तारीख देने से माजरत की है, और गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि वो तारीख देने के मजाज नहीं है, वो अभी भी अपनी एक तशरीह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि गवर्नर ये समझते हैं कि अगर वो तारीख देते हैं तो वो एक मावरा आइन इकदाम होगा। अदालत आलिया का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए कानूनी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। कानूनी रास्ता ये कि दोबारा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि जनाब आप हमें बताएं कि ये जो आपने हुक्म दिया है, इस हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, गवर्नर ने क्या करना है, मुशावरत हमने कर ली है। तो क्या लग रहा है आपको, ये किस तरफ जा रहा है मामला? देखिए मदुल्ला जान साहब, ये जो भी बात हो रही है कि जिस तरह से इदारों के टकराव की सी सूरत हाल पैदा की जा रही है, जो सदर साहब का जो है, और फिर उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का जो बयान है कि गवर्नर्स को हम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दें और इधर से ये हो और उधर से वो हो। अब सूरत हाल ये बन रही है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर तो अमल दरामद हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के पास जाए, उनसे मुशावरत करे और फिर उसमें करे। अब गवर्नर जो है वो अपनी बात पे कायम है, वो कहते हैं कि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी है तो मैं तो इसकी तारीख नहीं दे सकता, इसीलिए वो जो है इस बात को कह रहे हैं कि मावरा आइन है। तो अब मामला एक मरतबा से फिर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। अब हाई कोर्ट के अंदर जाके अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने चाहती तो पहले भी कह सकती थी कि 90 दिन में जो ये तारीख तारीख का अनाउंस कर दे, वो जो मुशावरत का अमल है। पहले भी अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट इस बात से बिल्कुल आगाह है कि वो इलेक्शन तारीख देना उसका काम नहीं है। अच्छा, हुकूमत क्यों नहीं हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर रही और कोई अपील नहीं दायर कर रही? हुकूमत खामोश है, साइड पे बैठी हुई है। मतीला जान साहब देखें, निगरान हुकूमत जो है वो तो मुतासिर नहीं होती है इससे, और इसी तरह से पंजाब की निगरान पंजाब हुकूमत है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे पंजाब के अंदर इलेक्शन का मामला है ना, तो वो उनका कोई जवाब बनता भी नहीं है कि वो अदालत के अंदर जाके कोई जवाब दें या ना दें। वो तो 3 महीने के लिए आए हैं, वो तो कहेंगे जी, बल्कि मौसम नकवी कहते हैं कि 15 दिन में इलेक्शन करा के चला जाऊंगा, आज करवा दें इलेक्शन, में कल चला जाऊंगा। उनका तो मसला ही नहीं है ना। मामला ये है कि इलेक्शन आइन के तहत इलेक्शन कंडक्ट करना 219, 220, 218
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सारा कुछ है। अच्छा, फवाद चौधरी जो सदर अलवी साहब को उकसा रहे हैं वो थोड़ा सा सुन लेते हैं कि फवाद चौधरी ने असल में सदर अलवी साहब को मशवरा क्या दिया है। ये फवाद चौधरी साहब की इस किस्म की आईनी इंटरप्रिटेशन जो है वो कहीं ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब ये फवाद चौधरी खुद भी एक वकील हैं, इनके भाई भी वकील हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि आइन के तहत जो मेरे सामने शिक है गवर्नर की तैनाती और उसको हटाने के हवाले से जो अख्तियारात हैं उस सदर का नाम तो इस्तेमाल होता है मगर वो वजीर आजम के मशवरे के बगैर ना तो गवर्नर लग सकता है ना हट सकता है। इसके बावजूद सदर आरिफ अलवी को जो ये शय दी जा रही है फवाद चौधरी की तरफ से, ये आइन का आर्टिकल 101 है जिसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि गवर्नर जो है वजीर आजम के मशवरे पर सदर तैनात करेंगे, यानी नाम और दस्तखत सदर के होते हैं और वो मुअज़्ज़म रियासत के सरबराह का, जैसे किंग का नाम क्वीन के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। और इसी तरह गवर्नर जो है इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर सदर की खुशनुदी तक जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा। ये भी एक कर्टसी के तौर पे सदर का नाम लिया गया, अदरवाइज वजीर आजम और हुकूमतें अपना गवर्नर लगाती हैं जो वफाकी हुकूमत होती हैं। तो आपके ख्याल में अगर सदर आरिफ अलवी कोई ऐसा वैसा हुक्म जारी कर दें तो उसका क्या नतीजा होगा कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और मैं इसको हटा रहा हूँ? ऐसा सदर अलवी ऐसा देखिए ना, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो फवाद चौधरी साहब सदर ममलिकत को कानूनी मशवरे दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी असल में ये कानूनी मशवरे नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब, इसके पीछे जो है अगर झांकें सियासत क्या हो रही है, एक तो इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश है। जैसे आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी वो मीडिया के ऊपर जो कुछ आया उसको वो है कि इदारों को एक दूसरे के खिलाफ पिट किया जाए या पिच किया जाए, वो एजेंडा लगता है। इसी तरह का एजेंडा जो है ये फवाद चौधरी साहब का लग रहा है कि वो सदर ममलिकत को गलत कानूनी मशवरा दे के अब वो दो गवर्नर्स के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आईनी कार्रवाई करने के लिए सदर साहब को कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब शायद भूल गए कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है और हमारा आइन जो है वो पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का, ये कुछ सदारती किस्म का आइन जो है वो ठोसने की कोशिश। अच्छा, ये बताएं क्या इलेक्शन की तारीख का ताल्लुक जो है वो IMF की किस्त से भी हो सकता है कि वो किस्त अगर मिलेगी तो कोई इलेक्शन का सोचेंगे, अगर ना मिली तो फिर इलेक्शन कहाँ से होंगे? तो क्या इस वजह से भी इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही किसी तरफ से भी, ना गवर्नर ना इलेक्शन कमीशन? और मतुल्लाह जान साहब, सिर्फ IMF के इस मायदे के ताल्लुक सिर्फ इलेक्शंस के साथ ही नहीं है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखें, एक दलील ये भी दी जाती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया, लेकिन अगर 90 दिन का ना हो इलेक्शन 90 दिन के अंदर तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वहां पे आइन खामोश है। तो ये सारे मामला, अब दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की पिटीशन इलेक्शन करवाने के हवाले से 90 दिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई और सुना कि उसके ऊपर वो जेर गर्दिश है, कहीं ना कहीं पे गर्द पूछी जा रही है, उसके नंबर लग रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये इलेक्शन की तारीख तो मालूम नहीं कब आएगी और IMF की किस्त पहले आएगी या इलेक्शन की तारीख पहले आएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल में अदालतें जो हैं वो तो सिर्फ कानून को देख रही हैं और अपनी दानिश के मुताबिक उसकी तशरीह करेंगी। इससे ज़्यादा मामलात भी हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने भी कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि इलेक्शंस में क्यों नहीं हो रहे और असम्बली नामुकम्मल है, कानून साजी डिफेक्टिव है। तो इसके ऊपर जो तनाज़ा खड़ा हुआ था हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और कई देखिए हमारे साथ हैं अटॉर्नी जनरल ने आज फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने उस लिखे गए ख़त की कुछ मज़ीद वजाहत ज़ाती तौर पर पेश की और चीफ जस्टिस का क्या रद्द अमल था, एक ब्रेक के बाद बताते हैं। अब हम बात करेंगे मुआशी बहरान के दौरान अदालतों में क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है और हुकूमत की मुश्किलात में किस तरीके से इजाफा हो रहा है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो अभी नए तैनात हुए हैं बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, अब्दुल करीम सदीकी साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बनरियाल साहब ने बड़ा वेलकम किया अटॉर्नी जनरल के उस ख़त को
जो उन्होंने लिखा था। और आज तो अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद कोर्ट में खड़े होके ये बताया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि उन्होंने ख़त में क्या कहा। उनका जो मुख्तसर उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं था, मगर ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकता हूँ, जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया। सुप्रीम कोर्ट मीडिया रिपोर्टिंग से मुतल्लिक गाइडलाइंस 2 फैसलों में जारी कर चुकी है। मसला इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई कवानीन लागू नहीं होते। यानी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक का इशू नहीं है, वो तो पहले ही पैमरा हमारे कंट्रोल में, हम संभाल लेंगे। आगे जाके नए अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही जो हैं वो कहते हैं कि इसको मैं फेक न्यूज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि एक एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की जाती है। अब ये माशाल्लाह से नए नौजवान अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं फेक न्यूज़ नहीं है लेकिन एजेंडा है। अब अगर फेक न्यूज़ नहीं है तो अब एजेंडे के लिए कोई नया कानून बनाया जाएगा। इसलिए अदालत इस मामले को देख सकती है। बाकायदा उकसाया जा रहा है जी चीफ जस्टिस साहब को, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी काफ़ी मोहतात हैं और उनका ये कहना था, हमने आपका ख़त पढ़ा है, आपकी काविश को सराहते हैं, आपने समझदारी और जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अदालती कार्रवाई से कुछ गलत मालूमात मंसूब की गई हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानबदाराना भी था। जो रिपोर्ट हुआ इस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा हूँ। मीडिया के दोस्तों को अदालत की तरफ से रद्द अमल ना आने को एहतराम से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है। मैं मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाहमी एहतराम पर यकीन रखता हूँ। मतलब गिव एंड टेक, सहाफ़ी हमारे ही ख्याल करें, हम सहाफ़ियों का ख्याल करें, और जो दूसरे मामलात हैं उनको छोड़ें आईनी और कानूनी हाथों। वो क्या है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अब इसमें बाहमी एतमाद कहाँ से आ गया? साफियों ने अपना काम करना है, जजों ने काम करना है। उसमें अगर कोई भी आइन और कानून से हटता है तो राय तो हर एक को देना आज़ादी है। तो आपको ये क्या लग रहा है? क्या कोई इशारा है, कोई मैसेज है, कोई धमकी है, कोई पैगाम है, क्या है? जाहिर है मतीउल्लाह जान साहब, अब आप देखिए कि पहले अटॉर्नी जनरल जो है वो एक खत जारी करते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की जो तैनाती हुई है इसके पीछे की अभी एक बहुत बड़ी वो कहानी है कि कहाँ किन किन क्वार्टर से जो है वो कहा गया और इनका किस लॉ फर्म से ताल्लुक है और उस लॉ फर्म का अदलिया के अंदर क्या ताल्लुक है और फिर ये किस तरह से जो है वो इनकी तकर्री तैनाती हुई। बहरहाल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आ गए और आके उन्होंने पहला काम ये किया है कि जब उन्होंने अदालत के बिहाफ के ऊपर जो है पार्लियामेंटेरियंस को मुखातिब करके कहा कि जनाब ये इस तरह की बातें आप मत करें। अब अटॉर्नी जनरल का तो ये काम नहीं है, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि मेरा ये काम नहीं, लेकिन ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकता हूं तो मैंने ये काम किया अपने बचाव के लिए। अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है, मेरा ख्याल है कि उनको अब आगे भी जवाबदेह होना पड़ेगा और आज फिर सेनेट के अंदर काफी तनकीद हुई है इस बात के ऊपर। रज़ा रब्बानी ने तो बड़ा जबरदस्त तकरीर की है। ठीक है, उस पर वो के लॉ मिनिस्टर जो है वो वजाहतें देने की कोशिश उनका कर रहे थे। एतराज ये था, सेनेटर रज़ा रब्बानी का, मेरी उनसे बात भी हुई, उनका ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत का विफाक का नुमाइंदा है, वो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करता है और वो उनको ये रज़ाकाराना तौर पे अज खुद ये क्या जरूरत थी खत लिखने की, और वो कैसे पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट के ये अज खुद खत लिखा गया है। छोड़ देंगे यार, मैं नहीं मानता इस बात को। रज़ा रब्बानी साहब का किसी ने कहा है उनको कि ये मैसेज पहुंचाओ और लिखवाया भी, जो भी है। रज़ा रब्बानी साहब का ये एतराज था कि पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं, उन पे अटॉर्नी जनरल को कमेंट करने का कोई हक नहीं है। चाहे जाके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रही हो कि फलां ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, और आज अटॉर्नी जनरल ने वही गलती की, दोबारा कोर्ट में खड़े होकर दोबारा से कमेंट करना शुरू कर दिया, जी मैंने ये खत लिखा और मैंने ये किया और मैंने ये वो किया। अब देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल को जो है वो अपने जब दलाइल शुरू करेंगे वो इस नैब तरमीम में या कल को खड़े होकर उनको फिर कुछ कहना भी चाहिए। इसी कोर्ट की जानिब से जो है वो ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड पार्लियामेंट नहीं है, कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशंस हो रही हैं, तो फिर इसके ऊपर खड़ा होकर फिर अटॉर्नी जनरल अगर समझते हैं ना कि वो बहुत तुरम खान है तो जरा खड़े होकर अदालत की आंखों में आंखें डाल के और फिर कहे ना कि जनाब ये आपने ये अल्फाज क्यों कहे हैं जी। अच्छा, वैसे एक मुझे वो मतलब देखते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल साहब का खास बैकग्राउंड है, वैसे बड़ी बड़ी फैमिली है। सुना है कि वो जो है वो एक सदर हुआ करते थे, फजल चौधरी चौधरी साहब। सुना उनके पोते हैं।
हाँ, बड़े माशाल्लाह होते हैं, बड़े घरों में रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया ज्यादा है सेंसिटिव भी है। बड़े स्मार्ट। हाँ, और फजल चौधरी साहब के हवाले से कोई बड़ा लतीफ़ा एक सियासी मशहूर था, वो आप सुनाते रहते हैं, वो सुना दें जरा जल्दी से। ये वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के सदर थे ना, आपको पता है उस वक्त वो, और जैसे नवाज शरीफ साहब के ममनून हुसैन थे, ममनून हुसैन इमरान थे, खान के सदर अलवी थे, अलवी साहब हैं, मतलब कि वो असल में तो पहले सदारती इनके निज़ाम बारे था। में कहा जाता था कि रबर स्टैंप है ना, जैसे कि हाँ, होना चाहिए आइन के तहत, आइन के तहत वही होता ही है ना। लेकिन लतीफ़ा असल में बड़ा मजे का था, वो आप सुनाएंगे। उसकी बैकग्राउंड है ना, उसकी बैकग्राउंड ये है कि उससे पहले जो है आपको पता है मार्शल लॉ था, सदारती निज़ाम था, तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके अंदर सदर के इख्तियार ले लिए गए थे और पार्लियामेंट को दे दिए गए थे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुआ था। तो उस दौर में फजल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो सदर के ओहदे के ऊपर थे। फजल इलाही चौधरी साहब के हवाले से और भी बहुत सारी चीजें हैं, किस दिन वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दीवारों में कुछ लिखा गया था, वो आपने, तो वो उस पे हुआ ये कि एक बिल्कुल बेजरर सा आदमी है, वो ईवान सदर के अंदर है, तो लतीफ़ा ये मशहूर है कि कोई लिख जाता था ईवान सदर की दीवार के ऊपर के फजल इलाही चौधरी को रिहा करो। तो पुलिस बड़ी परेशान हुई, ये कौन आदमी है जो लिख के चला जाता है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया उस बंदे को, वो लिख रहा था फजल इलाही चौधरी को रिहा करो, तो पता लगा उसके वो फजल इलाही चौधरी खुद थे। तो ये लतीफ़ा है, ये एक्चुअली सियासतदानों को वो फजल इलाही चौधरी साहब ने भी खुद ही लिखते हुए लतीफ़े के मुताबिक पाए गए, और अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं खत भी उन्होंने खुद ही लिखा। चले ठीक है, एनीवे, बहरहाल अदालतों की मुदाखलत जो है पार्लियामेंट के मामलात में बढ़ती जा रही है, और अब तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भी कयूम साहब नोटिस जारी हो गया है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपने कैसे तैनात किया, जबकि आइन का जो आर्टिकल 66 और 69 है बहुत क्लियरली कहता है कि अदालतें रूल्स के मामलात में पार्लियामेंट के नहीं कर सकती। और ये जो एक लाहौर हाई कोर्ट के ही एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस रज़ा कुरैशी, उन्होंने तो बाकायदा स्पीकर से जवाब मांग लिया है कि आपने ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन कैसे तैनात किया है। मुझे उम्मीद है कि कल पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से जजों से ये नहीं पूछेगी कि आपने ये रजिस्ट्रार कैसे तैनात किया, जरा इसका पार्लियामेंट को जवाब दे दे। बहरहाल बहुत ही बदकिस्मती की बात है अगर अदालतें और पार्लियामेंट जो है वो एक दूसरे के मामलात में इस तरह मुदाखलत करेंगी और नोटिस जारी करेंगी। और मामला क्या है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तैनाती का, जो कि प्योरली एक अंदरूनी मामला है पार्लियामेंट का। साफी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।